नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 9 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। थर्ड शिफ्ट की एग्जाम में जीके जे सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि इस शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे गए जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। कुछ तो बहुत ही लो लेवल का है और कुछ जो है बहुत घुमाया गया है। तो आप देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न पूछे गए थे कि नीला और नारंगी रंगों में से किसका विचलन अधिक होगा। अब दोस्तों विचलन हो वर्ण विक्षेपण के दौरान जब प्रकाश की रंग 7 वर्गों में विभक्त हो जाती है तो जो सबसे ऊपर होती है वो रेड है, जो सबसे नीचे है वो वायलेट है। मैंने बताया था रेड की जो है तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, वायलेट की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। इसलिए रेड की जो है प्रकीर्णन सबसे कम होगी और वायलेट की प्रकीर्णन सबसे अधिक होगी। और प्रकीर्णन और तरंग दैर्घ्य में एक दूसरे में क्या संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का, ये भी बताया था। तो विचलन भी सेम चीज है। अब इसमें आपको देखना है कि नंबर किसका पहले ऊपर आता है। सबसे पहले रेड होता है, इसके बाद ऑरेंज होता है, येलो होता है, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो आपको क्या क्या पूछ रहा है, नारंगी और क्या पूछ रहा है, नीला। तो नारंगी कहाँ है, नारंगी दूसरे नंबर पे है और नीला इसके नीचे है। तो नीला का ज्यादा विचलन होगा। चलते हैं आगे। अब यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट ले ले आने वाले शिफ्ट के लिए। जिनका भी एग्जाम है इनको रोजाना एनालिसिस को फॉलो करना है, ठीक है। जब सूरज के प्रकाश को एक प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है जो 7 रंगों की होती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, जिसमें सबसे ऊपर लाल रंग, सबसे नीचे बैगनी होती है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, बैगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। लाल रंग की प्रकीर्णन सबसे कम हो जाएगी, बैगनी रंग की प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णन या फिर तरंग दैर्घ्य और विचलन में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। इसे ही अपवर्तनांक भी कह देते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपवर्तनांक भी लिख देना तो यही चीज समझिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि इसकी अवधि 1961 से 1966 तक थे, ठीक है। तो इस समय जो है जवाहरलाल नेहरू जी ही प्रधानमंत्री थे। तो जवाहरलाल नेहरू ही करेक्ट आंसर करके आना था। अब बात करें यहाँ पे योजना को कभी भी छोड़ा नहीं जा रहा है एग्जामिनर से। तो यहाँ पे योजना के बारे में मैं सब दिन बताता हूँ, पहला और दूसरा। आज तीसरा पर पहुंच गया है तो मैं कुछ और आपको एक्स्ट्रा बता दूंगा ताकि आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो पहला जो है हैराट डोमर मॉडल पे है, दूसरा पीसी महान लोविस मॉडल पे है और तीसरा जो है ना ये सुब्रमण्यम चक्रवर्ती मॉडल पे है, ठीक है। सुब्रमण्यम चक्रवर्ती और हैराट डोमर दोनों के सहयोग से मॉडल पे, दोनों में से कोई एक नाम हो सकता है, ध्यान रखिएगा। पहला में कृषि पर बल दिया गया था, दूसरा में भारी उद्योग पे बल दिया गया था, जिसमें 3 फैक्ट्री लगाया गया था। याद होगा आपको, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। कितनी बार बताए हैं। इसका जो है सहयोगी देश का नाम भी पूछा जाता है। तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से, उसके बाद राउरकेला जो है आपका जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में है और भिलाई तत्कालिक मध्य प्रदेश और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, रूस के सहयोग से लगाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना है, इसमें खाद्यान्न उद्योग पे जोर दिया गया। तो आपको ये जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा किस पे बल दिया गया, क्योंकि अभी इस भी पूछा जा रहा था। अब जो है इस पे मॉडल पूछा जा रहा है। अब जो है इस पे इसका उद्देश्य क्या था ये पूछा जाएगा, ठीक है। दिए गए तत्वों को क्रमानुसार सजाएं। इस प्रकार के प्रश्न आए थे, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आर्गन। तो मैं ऑप्शन से कर लेता, सबसे लास्ट में मैं आर्गन को रखता, क्योंकि ये 18 होती है इसकी, है ना। आर्गन को रखता और इस प्रकार से मिला के देख लेता तो हमारा आंसर हो जाता था, ठीक है। अक्रिय गैस, अब बात करें अक्रिय गैस जो होता है, जो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, माफ कीजिएगा, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये वगैरह जो है इसको वर्ग 18 में रखा गया, जो लास्ट वर्ग है आधुनिक आवर्त सारणी का, ठीक है। क्योंकि 18 ही वर्ग है और प्राचीन वाले में 9 वर्ग होता था। तो यही दोष था मेंडलीव वाले आवर्त सारणी में, ठीक है। और वो जो है परमाणु भार पे आधारित होता था। अब आजकल का जो है ये परमाणु क्रमांक पे आधारित है। सब चीज बताऊंगा, आवर्त सारणी पे पूरा एक वीडियो दे दिया हूँ, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग 18 में रखा गया है। यहाँ पे मैं कुछ और बताना चाहता, हाँ, जो आपका अक्रिय गैस होता है ना, जेनॉन, इसका सूत्र Xc होता है और इसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। स्ट्रेंजर गैस अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और एकमात्र ऐसा अक्रिय गैस है जो यौगिक का निर्माण किसी विशेष परिस्थिति में कर भी सकता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला है हेलोजन को कहाँ रखा गया है? तो वर्ग 17 में रखा गया है, सेकेंड लास्ट वर्ग में रखा गया है हेलोजन को, जो क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो है, जिसमें प्रकृति में सबसे ऋणात्मक अधिक जो है फ्लोरीन होती है। चलते हैं आगे। प्रश्न पूछा गया था कि गर्भ को टेम्परेरी किससे रोका जा सकता है। वहां पे 4 जो है ऑप्शन दिए गए थे, इसमें एक जो है निरोध दिया गया था। तो निरोध जो है इससे जो है गर्भ को टेम्पोरली रोका जा सकता है, ठीक है। गर्भ निरोधक गोलियां जो है कल पूछा गया था कि क्या करता है, तो किस प्रकार जो है गर्भ को जो है नाश करता है, पनपने नहीं देता है। तो अंडाणु जो होती है उसको निष्क्रिय कर देता है या उसके वृद्धि पे रोक लगा देता है, ताकि जो अंडाणु है वो मतलब क्या बोलता है, उसका स्ट्रगल नहीं कर पाता है, उसको जो है और चीज नहीं मिल पाता है और जो दम तोड़ देता है, ठीक है।
शिवालिक पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई किसके करीब है? यहाँ पे जो है एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं दिया गया था, जैसे स्टूडेंट ने बताया कि भाई 800 से 1000 था, 2000 से 2500 था, इस प्रकार का ऑप्शन था। तो जो शिवालिक का एक्चुअल हाइट है पर्वत श्रृंखला का, ये 900 से 1200, इसको 850 से 1250 भी लिखते हैं। तो इसी के बीच में आपको रखना है। मैं होता तो यही आंसर करके आता। आप लोग क्या आंसर मारे हैं मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी बात कर ले तो ये माउंट एवरेस्ट है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है ये गॉडविन ऑस्टिन है, इसे K2 भी कहा जाता है, जो इंडिया का ही है, इंडिया में ही है, जम्मू कश्मीर वाले इलाके में है। और ये भारत का सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक है, विश्व का दूसरा है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, ये सिक्किम में स्थित है और ये भी जो है विश्व में तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक है। इसके बाद विश्व में सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला पूछा जाएगा आपसे तो एंडीज हो जाएगा, कभी भी हिमालय मत मार दीजिएगा, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी नहीं है, एंडीज है, ठीक है, एंडीज हो जाएगा, वो भी दक्षिण अमेरिका में है। इसके बाद हिमालय जो है किस प्रकार का पर्वत है पूछा जाता है तो न्यू बलित माउंटेन है ना, न्यू बलित माउंटेन है, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था कि मार्च 2022 तक लक्षद्वीप में कितने टापू पर मानव निवास करते हैं? दोस्तों लक्षद्वीप की कुल जनसंख्या अकॉर्डिंग टू 2011 की जनसंख्या देखें तो लगभग 60,000 के करीब है, ठीक है, 60,000 के करीब। और वहां पे टोटल 36 द्वीप है। और ये भी बताया था कि इसका प्राचीन नाम है जो है लक्का द्वीप है, क्या लक्का द्वीप है। अमीनी द्वीप भी इसका प्राचीन नाम है, लक्का द्वीप या अमीनी द्वीप। और ये सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, ठीक है। इसकी राजधानी कवारती है, क्या कवारती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है 36 द्वीपों में से मात्र 7 द्वीपों पे ही जनजीवन है। इसके बाद 5 जलमग्न द्वीप है, इस पे कोई जनजीवन नहीं है, ठीक है। इस प्रकार के जो है 36 में से आपको 7 पे ही जलजीवन देखने को मिलेगा लक्षद्वीप में, ठीक है। एक प्रश्न आया था 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? अब ये क्वेश्चन कौन छोड़ेगा? अभी अभी की घटना है, जो जगदीप धनखड़ जी जो पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, अब ये बन गए हैं भारत के 14वें उपराष्ट्रपति, ठीक है। इससे पहले वेंकैया नायडू जी थे। अब उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आर्टिकल 63 में जो है उपराष्ट्रपति की पद की चर्चा की गई है। उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का प्रधान भी होता है, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। भारत में सबसे अधिक दूसरी सबसे अधिक मतलब सेकेंड लार्जेस्ट बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? इससे पहले वाले शिफ्ट में हमने 4 तक बता दिया था कि पहला जो है आपका हिंदी है, दूसरा जो है आपका बंगाली है, तीसरा जो है आपका मराठी है, ठीक है। तो इस प्रकार से बंगाली राइट आंसर करके आना था। और विश्व में सबसे अधिक जो बोला जाने वाला भाषा है चीनी है, मंदारिन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय भाषा आयोग कहाँ है? तो मैसूर में है, ये भी बात ध्यान रखना है। प्रथम भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे थे। भाषाई आधार पे गठन प्रथम राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन हुए थे? तो फजल अली हुए थे। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। रक्तचाप को किससे मापा जाता है? स्फिग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। 1 करोड़ दिन बताया हूं, जब भी बताता हूं पैरोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर। और इसके बाद मैं एक चीज और बताता हूं कि रक्तचाप जब डॉक्टर देखता है तो इस क्रम में लिखा होता है 120/80। कहीं कहीं ये भी बताया हूं कि ऑप्शन में 180/120 लिखते तो ये रॉन्ग है, ठीक है। आपको 120/80 करके आना है। तो यहाँ पे स्फिग्नोमेनोमीटर आज पूछा गया था। अब उच्च तापमान को अगर पूछा जाए ना तो आपका आंसर होगा पैरोमीटर। क्या? पैरोमीटर। यहाँ बैरोमीटर टाइप होगा। चलो बैरोमीटर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र है, ठीक है। और इसकी पारा जब एकाएक नीचे गिरता है तो तूफान आने की संकेत होती है। जो मौसम का जो पूर्वानुमान लगाया जाता है तो बैरोमीटर का ही प्रयोग किया जाता है। अभी यंत्र से बहुत क्वेश्चन आने लगा है, तो ले लीजिए कि जो धारा मापते हैं, जो करंट मापते हैं ना, मीटर से मापते हैं, बोल्ट मापते हैं, बोल्ट मीटर से मापते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि मक्का मदीना जाने पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो बकरीद मनाया जाता है जब मक्का मदीना जाते हैं। मक्का मदीना सऊदी अरब में है, मुस्लिम धर्मावलंबियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। मेंडेलीव का आवर्त सारणी किस पर आधारित था? सब दिन बताते हैं मेंडेलीव की आवर्त सारणी जो है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पे सजाया गया है, यानी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। परमाणु क्रमांक जितने ही होगी उतने प्रोटॉन की संख्या होगी। एक और बात और अपने डायरी में रख लीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता मोसले हैं, प्राचीन के मेंडेलीव है। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 118 ज्ञात तत्व हैं, ठीक है, जिसमें से 20 जो है आपका अधातु है। कितना है? अधातु 20। और 7 जो है उपधातु है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह, ये सब उपधातु हैं, ठीक है। इसके बाद 91 धात्विक तत्व हैं। तो ये भी बात सब आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। ये नहीं, ये पूछा जाता है कि कृत्रिम रूप से कितना खोजा गया, तो ये भी ध्यान रखना है, 24 खोजा गया, ठीक है।
एक पूछा गया था कि SAFF अंडर 90 2022 किसने जीता। ये जो है आपका फुटबॉल की प्रतियोगिता होती है, इसका जो है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन पूरा नाम है, तो ये इंडिया ने जीता है। ठीक है, अब T20 वर्ल्ड कप की बारी है। ये अभी तक ग्रुप डी में नहीं पूछा गया, SSC MTS में पूछा गया था। ठीक है, मैं एनालिसिस करवाया था, तो T20 वर्ल्ड कप 2019 का जो है विजेता इंडिया ही रहा है। 2022 का, माफ कीजिएगा, T20 अंडर 90 का। ठीक है, और यश धूल इसके कप्तान थे, शायद यश धूल ही थे, है ना। और इंडिया जो है अब तक 5 बार T20 अंडर 90 वर्ल्ड कप जीत चुका है। बात पूछा जाएगा कि कहाँ हुआ था, तो वेस्ट इंडीज में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बात है, फुटबॉल का विश्व कप 2022 कहाँ होना है, तो ये कतर में होना है, और यहाँ से भारत को जो है टर्मिनेट कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, मतलब फीफा में जगह नहीं दिया गया है। फीफा जो 2026 में होगा ना, ये आपका मेक्सिको, यूके और कनाडा में होगा। इसके अलावा मैंने कुछ क्वेश्चन टाइप इसलिए नहीं किया दोस्तों कि कॉमन है। आपको ओम का नियम जो भी बराबर आ रहा है ना, उसके बाद दर्पण का सूत्र से संबंधित न्यूमेरिकल, अब तो आप मास्टर हो गए होंगे कम से कम, अगर हमसे तो कम से कम 20 बार जरूर देखे होंगे। अगर देखे होंगे तो अब तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि नहीं बनेगा। एक कोई बच्चा है 2 दिन से कमेंट कर रहे हैं कि आपने भी का मान माइनस क्यों लिया। मैं उसे बार बार बता रहा हूं कि अवतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, क्योंकि अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनती है, तो जब वास्तविक बनेगी ना तो आपको भी का मान निगेटिव लेना है, और जब काल्पनिक बनेगा तो भी का मान जो है अवतल दर्पण में पॉजिटिव लेना है। एक बार चर्च कर दूं आपको दर्पण का सूत्र का। ठीक है, क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, ये होती है आपकी दर्पण की सूत्र। अब अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं। इसमें जो है आपका u हमेशा निगेटिव लेना है, u जो है हमेशा दोनों लिख ले तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अवतल लिख लेते हैं, उत्तल लिख लेते हैं इस साइड। ठीक है, अवतल में u का मान हमेशा निगेटिव, अब उत्तल में भी u का मान हमेशा निगेटिव। ठीक है, उसके बाद v का मान, इसमें कंडीशन है, अगर रियल इमेज है तो निगेटिव ले लेना, अगर काल्पनिक यानी इमेजिनरी इमेज है तो आपको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, इसके बाद भी का मान इसमें हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि इसमें इमेजिनरी इमेज ही खाली बनता है उत्तल में। उसके बाद आपका क्या बच गया, एफ, फोकस दूरी इसमें निगेटिव लेना है, फोकस दूरी इसमें पॉजिटिव लेना है। कहीं कंफ्यूजन है जी, कहीं भी ये भी दर्पण सूत्र में इसको बैठा नहीं सकते, इसे निकाल नहीं सकते, बट्टा पर का जोड़ घटाव करना होता है, और साइन का विशेष ध्यान रखना होता है। उत्तल दर्पण में फिक्स है, एक ही पैटर्न है, यू माइनस लेना है, भी प्लस एफ प्लस, खाली यू माइनस लेना है। ठीक है, अवतल दर्पण में 2 केस है, वास्तविक बन जाए तो आपको खाली भी का मान चेंज होता है, बाद बाकी दोनों निगेटिव रहता है, यू और एफ। ठीक है, भी का मान चेंज करेगा कब, जब वास्तविक होगा तो आपका निगेटिव होगा, और जब काल्पनिक होगा तो पॉजिटिव होगा, और कुछ नहीं है। अब लेंस का क्या है भाई, जो उत्तल दर्पण में बताया ना वो अवतल लेंस में अप्लाई कर देना, और जो अवतल दर्पण में बताया ना उत्तल लेंस में अप्लाई करना, काम हो जाएगा। उसके बाद एक क्षमता पूछा जाता है, लेंस का क्षमता P बराबर 1/f जो है मीटर डायोप्टर होता है। ठीक है, अब एक ये भी क्वेश्चन ट्रेंड में आने लगा है कि 2 दर्पणों को समांतर जोड़ दिया गया, तो आपको घबराना नहीं है। पावर बराबर पावर 1 प्लस पावर 2 होगा ना, दोनों दर्पण का टोटल पावर पूछा जाता है, तो अब पावर का आप सूत्र में बदल दीजिए, तो 1/f बराबर 1/f, 2 को फोकस दूरी दिया रहेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, तो 1/f2। अब इनको मीटर में बदल के जोड़ दीजिएगा तो इतना डायोप्टर आंसर नहीं हो जाएगा। पावर पूछेगा तो, अगर जो समग्र फोकस दूरी पूछा जाएगा तो इसी को जोड़ के उल्टा देना है, हो जाएगा। तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। और आज जो है ये ओम का नियम भी आपको मैं बता दूं, V बराबर RI होता है, ये सब दिन बताते हैं, V बराबर RI में तो आप तो रख दो देंगे, लेकिन इसमें एक केस होती है कि जब समांतर क्रम में दे दिया रेसिस्टेंस 1 से अधिक या 2, एक देगा तो कोई क्रम नहीं रहेगा, 1 से अधिक रहेगा तब क्रम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समांतर क्रम में टोटल निकालने के लिए 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 करना है, 5 को होता तो R5 तक लिखते। श्रेणी क्रम में निकालने के लिए डायरेक्ट जोड़ देना है, R बराबर R1 प्लस R2 कर देना है। ठीक है, और ये V बराबर IR में रख देना है। यहाँ से चाहे धारा का मान पूछे, चाहे वोल्टता का मान पूछे, चाहे रेसिस्टेंस का मान पूछे, सब कुछ निकल जा सकता है, 3 में से 2 को दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं एक कंबाइंड शिफ्ट वाला वीडियो के साथ, क्योंकि वो बच्चा जिनको आगे फेज में एग्जाम देना है उनके लिए कंबाइंड शिफ्ट वाला वीडियो काफ़ी मायने रखती है। जय हिंद दोस्तों।